चलिए, तो आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो के साथ हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग का नया जो टॉपिक है वो है विदेशी नीति, फॉरेन पॉलिसी। आज इसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास 12 में ये जो चैप्टर है यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 मार्क्स का आता है एमसीक्यू और 3 मार्क्स का एसक्यू। ठीक है, चलिए हम लोग पहले आज बात करेंगे। पहला हम लोग का पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति। तो विदेशी नीति को लाने वाले कौन है, आइए क्यों बनाया गया था, इसका बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, फॉरेन जो पॉलिसी, विदेशी नीति जो है, ये लाने वाले हमारा जो इंडिया का जो फर्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी लेके आया, फर्स्ट या इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो मेकर है, जो बनाने वाले हैं, उनका नाम हमारा कौन है, तो हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू। ये हमारा देश का फर्स्ट पीएम है, पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी को लेकर आया था। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी जो लेकर आया था, तो इस फॉरेन पॉलिसी से एक किताब लिखा गया था, द मेकिंग ऑफ, एक बुक भी लिखा गया था, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एक ये किताब लिखा गया। ये किताब किसने लिखा था, एक किताब लिखा था जोसेफ फ्रैंकल, जोसेफ फ्रैंकल। जोसेफ फ्रैंकल ने ये किताब लिखा था। अब देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी आया किस लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा था वो था बाहरी धारक, मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर। मतलब हमारे देश में समस्या, मतलब देश में समस्या उत्पन्न हुआ ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर, मतलब भौगोलिक अवस्था को लेकर समस्या उत्पन्न हो रहा था। एक ज्योग्राफिकल एरिया को मतलब लेके बोलने का मतलब है जैसे कि मतलब एक देश दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता था, उसका जो एरिया था वो एरिया में वो आना चाहता था, ये एरिया में वो ढुकना चाहता था, मतलब सब एक दूसरे में कब्जा करने में लगे हुए थे। तो देखा गया कि हमारे देश में तो इस तरह का समस्या दिन पर दिन होता ही जा रहा था। इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इस तरह का समस्या को कैसे भी करके रोका जाए, जिससे क्या हो, राष्ट्र हित का रक्षा हो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस तरह का समस्या को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, शत्रुता ना बना रहे, देशों में मित्रता स्थापित हो, शांति बना रहे, सामंजस्य स्थापित हो, इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेशी नीति को लाया। ठीक है, इस विदेशी नीति का जो उद्देश्य था लाना, इस विदेशी नीति का जो उद्देश्य था लाना, वो उद्देश्य था क्या, राष्ट्र हितों का रक्षा करना। इनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था, राष्ट्र हित का रक्षा करना, इनका मेन उद्देश्य था। क्या अगर वो फॉरेन पॉलिसी लेकर आएंगे तो उनका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, मतलब फॉरेन पॉलिसी का सुरक्षा करना ही, राष्ट्र हित का रक्षा करना ही उनका मेन उद्देश्य था। इसी कारण उन्होंने सोचा कि अगर फॉरेन विदेशी नीति को, अगर फॉरेन पॉलिसी को लेकर आते हैं तो देश में क्या होगा, राष्ट्रीय हित का रक्षा होगा, शांतिपूर्ण समाज बना रहेगा। ठीक है, बना रहेगा। देखिए, अब बात आया कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर समस्या एक एक करके कैसे सुलझाना शुरू की। तो इनका जो फंक्शन था, इनका जो कार्य था, वो कार्य पहले स्टार्ट कहां से हुआ, पंचशील सिद्धांत। इनका जो कार्य था क्या, यूनिक कार्य जो था इनका, पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करना, पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करना, इनका ये यूनिक फंक्शन था, यूनिक कार्य था। टू फॉलो द प्रिंसिपल, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब देखिए उनका ये
यूनिक फंक्शन जो बोलेंगे हम लोग, प्रमुख कार्य उनका यही था, पंचशील सिद्धांत का अनुसरण करना। अब हम लोग का मन में क्वेश्चन ये आया कि पंचशील सिद्धांत होता क्या है, ये क्या है ये पंचशील सिद्धांत, ये पंचशील सिद्धांत क्या है, आज भी अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए हम लोग को पता है कि 1914 ईस्वी में हमारे देश में किसका कब्जा था, तो हमारे देश में ब्रिटिशों का कब्जा था। अब हमारे देश में किसका कब्जा बना हुआ था, ब्रिटिश का कब्जा बना हुआ था। अब मान लीजिए कि हम लोग का ये भारत है, मान लीजिए भारत का बॉर्डर है, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारे देश का भारत का क्या है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर का बाद ये हमारे देश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का बाद देखा गया तो इसके बाद एक एरिया था, वो एरिया क्या था, ये जो एरिया था वो था तिब्बत। तिब्बत तिब्बत का पठार सुने होंगे, ये तिब्बत एरिया था। हमारे देश के ठीक, हमारे देश से क्या लगा हुआ है, तिब्बत लगा हुआ है। और तिब्बत का बाद फिर क्या था, तो चीन था। तिब्बत के बाद क्या था, तो चीन था। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से असुविधा क्या हुआ, हम लोग को पता है कि जब 1914 ईस्वी में हमारे देश में भारत पे एक ब्रिटिश शासन स्थापित था, और उस टाइम ब्रिटिश शासन जो चल रहा था उसका व्यापार तिब्बतों से अच्छी तरह से होता था। मतलब दोनों के बीच में रिलेशन जो था वो बहुत अच्छा था, मतलब दोनों के बीच में व्यापार अच्छी तरह मतलब पूर्ण रूप से चलता था। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से ब्रिटिश का अवगमन हो गया, मतलब यहाँ से सब चले गए, जब यहाँ से ब्रिटिश जब चले गए तो क्या हो गया, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद चीन ने क्या किया, उन्होंने ये बता दिया कि जो तिब्बत है वो हमारा ही एरिया में आता है। मतलब चीन ने ये बताना शुरू कर दिया कि जो तिब्बत जो एरिया है वो तिब्बत एरिया किस इलाके में आता है, वो चीन का ही हिस्सा है। अब हम लोग बात ये आया कि जो चीन का जो क्षेत्र था, जो चीन का जो क्षेत्र था, एरिया ऑफ चाइना, वो जो चीन का जो क्षेत्र था वो किसको बताने लगा, तिब्बत को। वो बताने लगा कि चीन का जो क्षेत्र है वो तिब्बत उसी के क्षेत्र में आते हैं। अब जब तिब्बत को अपना एरिया बताने लगा, इससे क्या हो रहा था, अब तिब्बत और भारत का व्यापार, भारत के बीच व्यापार होता था, तिब्बत और भारत के बीच में क्या होता था, व्यापार होता था। तो तिब्बत और भारत के बीच में व्यापार होने के कारण क्या हुआ, अब जब चीन बताने लगा कि तिब्बत उसी का ही क्षेत्र है, इसका मतलब अगर तिब्बत अगर चीन का क्षेत्र है तो इसका मतलब तब अब हम लोग को चीन के साथ व्यापार करना पड़ेगा, मतलब चीन के साथ हमें मित्रता बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि तब तिब्बत से व्यापार करना मतलब चीन से व्यापार करना था। एक्चुअली में वो ये तिब्बत का इलाका नहीं था, लेकिन चीन ने ये फैला दिया, ये बता दिया कि तिब्बत हमारा ही इलाका है, मतलब चीन में ही वो तिब्बत आता है। और भारत का व्यापार करना तिब्बत के साथ मतलब चीन के साथ व्यापार करना था। ठीक है, अब इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह मान लिया कि ठीक है, तिब्बत क्या है, चीन में ही आता है। उन्होंने भी ये मान लिया, और मानने के बाद क्या किया, भारत और चीन क्या किया, आपस में एक समझौता कर लिया 5 सिद्धांतों के साथ। क्या किया, 5 सिद्धांत के साथ क्या किया, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट किया। इसी एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचशील एग्रीमेंट। मतलब समझ में आ गया होगा, 5 सिद्धांत के साथ एग्रीमेंट किया, इसका नाम क्या पड़ गया, पंचशील एग्रीमेंट इनका नाम पड़ गया। इसके बाद समझ में आया कि विदेशी नीति में पंचशील एग्रीमेंट का उदय किस प्रकार से हुआ, आप लोग समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं इनका बारे में।
इसका मतलब हम लोग क्या क्या जाने इसमें, इसका मतलब हम लोग इसमें जाने कि ये जो पंचशील जो एग्रीमेंट था, ये दो देशों के बीच में हुआ। किसमें किसमें, तो दो देश कौन कौन था, एक था इंडिया एंड दूसरा कौन था, चाइना। ठीक है, उस समय इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, इंडिया का जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे, तो उस टाइम इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मतलब उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और चीन, चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन थे, तो वो थे हम लोग का चाओ एन लाई, चाओ एन ली। ठीक है, चाओ एन ली थी, चाओ इन ली, चाओ इन ली थी। मतलब बोलने का मतलब चाओ इन ली उस टाइम चाइना का प्राइम मिनिस्टर था और इंडिया प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तब इन दोनों ने क्या किया, बीजिंग में, कहां पर, बीजिंग, कौन सा प्लेस कौन सा था, बीजिंग। उन्होंने क्या किया यहाँ पर बीजिंग में, क्या किया, एक पंचशील ट्रिनिटी, मतलब पंचशील संधि, पंचशील क्या किया, संधि किया। ठीक है, इस संधि कब हुआ, तो 20 जून 1954 में। मतलब 1954 में क्या हुआ, अब एक क्या हुआ, मतलब बीजिंग में यहाँ पर एक साइन हुआ और इन दोनों को बीच, मतलब इंडिया और चाइना के बीच क्या हुआ, एक ट्रिनिटी बना, एक पंचशील ट्रिनिटी बना, मतलब पंचशील संधि बना। इस संधि के दौरान क्या हुआ, 5 सिद्धांतों को सामने लाया गया। ठीक है, इन 5 सिद्धांतों के द्वारा ही बताया गया कि हमें ये 5 सिद्धांत को लेकर चलना है। तो इससे क्या हो गया, दोनों देशों के बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट बनना शुरू हुआ। अब वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे वो आप लोग को हम बता रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे, तो अब हम लोग बात करें वो पंचशील सिद्धांत, मतलब 5 सिद्धांत कौन कौन सा थे। तो आप लोग बोर्ड में से लिखा हुआ है 5 सिद्धांत कौन कौन सा थे। पहला सिद्धांत है कि प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की अखंडता एवं सत्ता का सामना करना। मतलब जो भी राज्य एक दूसरे राज्य पर क्या करेगा, अखंडता रहेगा और अपनी सत्ता का सम्मान करेगा। मतलब प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य का सम्मान भी करेगा, उनके सत्ता का। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब कोई देश एक दूसरे, और दूसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, मतलब म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। मतलब हम लोग को क्या रहेगा कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। ये दूसरा बात था। तीसरा बात उन्होंने क्या सिद्धांत में रखा था, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना। मतलब कोई भी राष्ट्र किसी भी आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, कोई दूसरा किसी देश के ऊपर कोई आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई इंटर अफेयर किसी को देश के ऊपर ना पड़े, ये भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना है। उसके बाद क्या रखना है कि प्रत्येक राष्ट्र के लाभ सहयोग का भावना रखना है। मतलब प्रत्येक राष्ट्र क्या करेगा, लाभ और प्लस सहयोग दोनों ही भावना रखेगा। मतलब समानता भी बना रहेगा और लाभ का ही भावना बनाए रखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मतलब क्या होगा कि देश में शांति बना रहे और अस्तित्व भी बना रहे। मतलब कुल मिला के बात यही था कि देश में शांति का स्थापित हो, देश में अस्तित्व भी बना रहे, देश में समानता भी रहे और लाभ का सहयोग, मतलब लाभ का प्रति सहयोग भी करे एक दूसरे देश को, कोई भी किसी का आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप भी ना करे, कोई देश का ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा और प्रत्येक देश एक दूसरे देश का सत्ता का इज्जत और सम्मान करेगा। ठीक है, ये सभी चीजों को लेकर भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, एक संधि हुई जिसको हम लोग पंचशील सिद्धांत कहते हैं।
और इस संधि के दौरान ये दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हो जाने के बावजूद भी देश ने अपना 100% योगदान हमेशा देता रहा है। लेकिन हम लोगों को पता है कि चीन हमेशा अपने बातों से या अपने एग्रीमेंट से क्या होता है, हमेशा मुकरता रहता है। कुछ दिन पश्चात आपको पता होगा डोकलाम भी एक सुने होंगे, वो भी चीन के द्वारा इस तरह से कदम उठाया गया था। तो चीन के द्वारा नया नया कदम उठाया जा ही रहा है, ठीक है। इसी कारण हमें बस जानना था पंचशील सिद्धांत के बारे में। तो हम आपको इस वीडियो के दौरान पंचशील सिद्धांत क्या था, फॉरेन पॉलिसी विदेशी नीति में पंचशील सिद्धांत में का उदय किस प्रकार से हुआ और क्या क्या बातें रखा गया, मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस किए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सार्क के बारे में। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सार्क। सार्क के बारे में। तो सार्क क्या है हम लोग का, तो सार्क हम लोग का है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब एस से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इनका फुल फॉर्म है, मतलब इनका पूरा नाम ये है। आप देखिए अब आप लोग को नाम से ही पता चल गया होगा कि साउथ एशियन के बारे में बात हो रहा है। मतलब कौन सा जगह के बारे में बात हो रहा है, साउथ एशियन के बारे में। मतलब ये जो सार्क जो बनाया गया वो किस चीज को बेसिस पे ध्यान रख के, साउथ एशियन को, मतलब साउथ एशियन के डेवलप के बारे में बात किया गया। यहाँ पर ये जो बनाया गया है ये क्या बात किया गया है कि साउथ एशियन को जो डेवलप होगा वो डेवलप को लेकर ये मतलब एसोसिएशन, मतलब रीजनल और कोऑपरेशन एसोसिएशन का निर्माण किया गया, ठीक है। और किसकी क्षेत्रों में डेवलप में सहायता करेगा, वो चाहे हेल्थ का क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र में हो, चाहे वो माइनॉरिटी का क्षेत्र में हो, मतलब इन सभी क्षेत्रों में क्या करेगा, वो कोऑपरेट करेगा। वो क्या करेगा, इन सब क्षेत्रों में कोऑपरेट करेगा, ठीक है। इसी कारण एक रीजनल कोऑपरेशन का निर्माण हुआ, किसका, सार्क का। अब सार्क में देखा गया तो सार्क में अब देखिए साउथ एशिया के साइड से देखा जाए तो टोटल मिला के 8 मेंबर इसमें मौजूद है। टोटल कितना मेंबर है, 8 मेंबर है। 8 मेंबर में से एक है इंडिया, फिर कौन है, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, फिर कौन है, नेपाल, फिर कौन है, भूटान, फिर कौन है, बांग्लादेश, फिर कौन है, श्रीलंका, फिर कौन है, मालदीव्स, और जो नया रिसेंट में जो जुड़ा है वो है अफगानिस्तान। जो रिसेंट में जो जुड़ा है इस मेंबरों में से 60 से जो जुड़ा है वो कौन जुड़ा है, अफगानिस्तान। देखिए कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, गलती से लिख देते हैं म्यांमार, तो हम लोग याद रखिएगा कि सार्क का म्यांमार मेंबर नहीं है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। हम लोग कभी गलती से क्या करते हैं, सार्क को भी इसका मेंबर बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका स्टेब्लिश ना, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्टेब्लिश कब हुआ। इसका स्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1985 को इसका स्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए उस समय बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट था, बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था, जिया उर रहमान। उनका क्या नाम था, जिया उर रहमान। ये जिया उर रहमान के सुझाव से ही, इनके सुझाव से ये सार्क का निर्माण हुआ था। सार्क का स्टेब्लिश, सार्क का जो एसोसिएशन जो बनाया गया था, जो एसोसिएशन बना
वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट जिया उर रहमान के कथन से उनके बातों को उनके सुझाव को सामने रखते हुए सार्क का मतलब इस एग्रीमेंट इस एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और इसका जो फर्स्ट सम्मेलन जो हुआ, वो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? वो सम्मेलन हुआ था ढाका में। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में। ये कहाँ था? बांग्लादेश में। ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस जो हम लोग बोलते हैं, या हेड ऑफिस जो बोलते हैं, वो कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ? नेपाल में। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है। समझ में आया? और अब यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए, अब सार्क का नियम क्या था? यहाँ बात किया गया था कि जिस देश में जो सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन का जो प्रेसिडेंट उसी देश का चुना जाएगा। अगर ये सम्मेलन बांग्लादेश में हो रहा है तो इस सम्मेलन का जो सेक्रेटरी बनेगा वो बांग्लादेश ही बनेगा। अगर ये इंडिया में सम्मेलन हुआ तो इंडिया का ही कोई सार्क का प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब जिस देश में ये सम्मेलन होगा उसी देश का प्रेसिडेंट क्या होगा? उस देश का ही प्रेसिडेंट सार्क का प्रेसिडेंट होगा। उस देश का ही कोई मेंबर सार्क का प्रेसिडेंट बनेगा। ये बात हुआ था। मतलब ये इस शर्त रखा गया था, इसमें ये चीज को शर्त में लाया गया था। अब देखिए, हम लोग पता है कि देखिए तो 19 जो सम्मेलन था हम लोग का, मतलब इसका जो 19 सम्मेलन है, 19 सम्मेलन ये कब होने वाला था? तो जो 19 सम्मेलन जो था वो होने वाला था 2016 में। कब होने वाला था? 19 सम्मेलन कब होने वाला था? 2016 में। अभी कहाँ पर? पाकिस्तान में। लेकिन आतंकवादी हमला को ध्यान में रखते हुए, देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये 2016 का सम्मेलन पाकिस्तान में नहीं हो पाया। उसके बाद नया डेट आया 20। तो इसका मतलब देखिए, पाकिस्तान में तो सम्मेलन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का सेक्रेटरी, पाकिस्तान में क्या किया? मतलब पाकिस्तान में उस टाइम तो ये सम्मेलन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी वहां का सेक्रेटरी चुना गया था। सेक्रेटरी मतलब सचिव। लेकिन फिर भी वहां का सचिव बनाया गया। किसको बनाया गया था? अजमत हुसैन को। अजमत हुसैन जो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। मतलब पाकिस्तान के अजमत हुसैन को क्या किया गया? यहाँ का सेक्रेटरी बनाया गया। कहाँ का? सार्क का। क्योंकि पाकिस्तान में 1900 सम्मेलन होने वाला था, लेकिन वो तो 1900 सम्मेलन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी वहां का ही मेंबर को क्या किया गया? सचिवालय बनाया गया, सचिव बनाया गया। कहाँ का? सार्क का। जो कौन बने थे? अजमत हुसैन। उसके बाद 20 सम्मेलन, 20 सम्मेलन जो है 20 सम्मेलन, वो कहाँ होने वाला है? तो 20 सम्मेलन होने वाला था 2018 में। 2016 का होने वाला था 2018 में, लेकिन 2018 और 2019 ये दो टाइम में नहीं हो पाया। आपको पता ही होगा कि 2018-2019 में आतंकवादी हमला, देश की समस्या ठीक ना होने के कारण 2018-2019 में नहीं हो पाया, क्योंकि देश का समस्या या आतंकवादी हमला के कारण इस देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ये विश्व सम्मेलन 2018-2019 को नहीं हुआ। और ये कब होने वाला है? 2020 में होगा। ये 2020 में होगा। कहाँ पर होने वाला है? तो कोलंबो में। कहाँ होगा? कोलंबो, जो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। मतलब श्रीलंका में, मतलब कोलंबो में। मतलब नेक्स्ट जो इसका मीटिंग है वो कहाँ पर होने वाला है? कोलंबो में, जो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो अब और इसका मतलब भारत में तो देखा जाए तो भारत में अभी तक 3 मीटिंग हो गया। अभी तक टोटल भारत में कितना मीटिंग हुआ है? 3 मीटिंग हो गया सार्क का। पहला मीटिंग हुआ था सेकेंड मीटिंग हुआ था कब? 1986 में। सेकेंड सम्मेलन भारत में हुआ था। सेकेंड के बाद 8वां जो सम्मेलन था वो भी 1995 में। वो भी कहाँ हुआ था? भारत में। 1986 में सेकेंड सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 8 सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? 1995 में। 1995 में 8 सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। उसके बाद 14 जो सम्मेलन था, और 14 सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? 2007 में इंडिया में हुआ था। इसका मतलब 1986 में, सॉरी 1986 में, 1995 और 2007 में, ये तीनों टाइम में होस्ट इंडिया ही किया था। ठीक है, मतलब सेकंड सम्मेलन में, 8 सम्मेलन में और 14 सम्मेलन में। ठीक है,
और 3 बार यहाँ पर हो चुका है। और ये बात याद रखिएगा कि इनका गठन यूएनओ के द्वारा नहीं किया गया है। ये इसलिए बनाया गया था कि साउथ एशियन का डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये एक अलग एसोसिएशन बनाया गया था, जिसमें से 8 मेंबर इसमें शामिल था। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा सार्क के बारे में, सार्क का निर्माण किया, इसका गठन किसने किया गया था। तो चलिए, तो आप लोगों को इस वीडियो में फॉरेन पॉलिसी में मतलब विदेशी नीति में 2 पॉइंट के बारे में, पहले विदेशी नीति के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद डिस्कस किए हम लोग पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, और दूसरा क्या डिस्कस किए सार्क के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें और 2-3 सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।